बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन की वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, वर्ल्ड कप का आगाज़ आज से होगा जी, और ये 9th एडिशन है T20 वर्ल्ड कप का। और इससे अगर बात करें तो ओबियसली ये USA और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ओबियसली 9th एडिशन, अगर 8th एडिशन की बात करें तो भारत ने पहला टाइटल जीता, फिर पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ जीते, फिर साउथ अफ्रीका श्रीलंका ने ये विक्ट्री अपने नाम की, और फिर वेस्ट इंडीज़ ने टाइटल जीता। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी विक्ट्री हासिल की, और लास्ट टाइम हमने देखा कि इंग्लैंड ने हमसे फाइनल जीता। तो ओबियसली ये एक हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, T20 एक फॉर्मेट बन चुका है, और तमाम दुनिया की जो फॉलोइंग है, जो व्यूशिप है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये स्पेशल ट्रांसमिशन होगी जी हमारा आपका साथ, अगर बात करें तो 2 ट्रांसमिशन होंगी, 5 to 6 हम प्री मैच बात करेंगे, और कुछ मैचेस आप जानते हैं बाद में भी होंगे। तो उस हवाले से रात 11 से 12 भी आपसे हमारा आपका रब्ता रहेगा। हमारा आज जो पैनल है इस दफ़ा वर्ल्ड कप का बहुत ज़बरदस्त है जी। पाकिस्तानी फॉर्मर, ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट प्लेयर, कैप्टन पाकिस्तान के, और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन भी कहना चाहिए, हमारे साथ होंगे पूरे वर्ल्ड कप में। अज़हर अली, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। बड़े अच्छे से हाँ हमारी कोलैबोरेशन होती जी, तो इवेंचुअली आके T20 वर्ल्ड कप पे आके रुके। और आपको गुड मॉर्निंग। आप मैं तो अभी भी जेट लैग में आपके लिए तो ये गुड मॉर्निंग ही ऐसे ही है, और आते साथ ही इधर आया हूँ, तो अभी सब कुछ वही चल रहा है। और ज़ाहिर भाई भी आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर भाई, आप तो हमारे परमानेंट फीचर हैं ही हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा अज़हर भाई, आज हम कोशिश करेंगे कि आज बेसिक हम डिस्कशन करें। ऑब्वियसली आज पहला मैच USA और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें अगर बात करें तो कनाडा का खेला जाएगा। ये हमारे ग्रुप का मैच है। अगर T20 फॉर्मेट के हवाले से अगर थोड़ी सी हम डिस्कशन करें तो ये शुरू में टीमों ने इसको फॉर्मेट माना नहीं। ऑब्वियसली टेस्ट को सबसे बड़ा फॉर्मेट माना जाता था, ODI की माना जाता था, बट इवेंचुअली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, वो तमाम साइड जो शायद इस पे वो एम्फसाइज नहीं करते थे, इवेंचुअली उन्होंने भी आके इस पे किया, और फिर वो वर्ल्ड कप भी जीते। तो आप कैसे देखते हैं इस फॉर्मेट को? आप देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि एक अट्रैक्टिव है। आप देख लें, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा टीमें होती हैं जी। तो दैट मीन्स के एक इंट्रोडक्शन भी है क्रिकेट का उन नेशंस के लिए जहाँ पे क्रिकेट खेली नहीं जाती। तो आई थिंक कि बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, अट्रैक्शन है उन कंट्रीज़ के लिए जो यंगस्टर्स अब USA में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, और जैसी कंट्री जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, उनके जो यंग जनरेशन है जब इसको TV पे देखेगी, उनको ये एक तो शॉर्टर है और 3 घंटे में गेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग यूज टू हैं 90 मिनट्स फुटबॉल के या ऐसी गेम्स के जो जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो अगर कोई टेस्ट क्रिकेट देखता है तो उसको समझ ही नहीं आती यार ये 5 दिन तक क्या लगे रहते हैं। मतलब हमें कोई देखे यार अज़हर अली यार 5 दिन से एक मैच खेल रहा है, आउट ही नहीं हो रहा, या फील्डिंग में 150 ओवर फील्डिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमने ODI में देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, और वो इसलिए हो गई कि 50 ओवर जब आप T20 खेल के 50 ओवर भी खेलते हैं ना, तो एज ए प्लेयर भी आपको लगता है यार 50 ओवर ही नहीं खत्म हो रहे। सो आई फील के जो बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है वो तो टेस्ट ही है, और वो रहेगा क्योंकि वहीं पे आपकी सही स्किल टेस्ट होती है। और जो T20 में भी जिनकी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन आएंगी ना, वो देखिएगा वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे। पायदार रहेगी उनकी परफॉर्मेंस, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये नहीं होगा एक आधा टूर्नामेंट अच्छा खेलेंगे फिर उनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाएगी। तो आई फील कि स्टिल टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम्स, बट अट्रैक्शन के लिए आई थिंक ये बेस्ट फॉर्मेट है अगर आपने क्रिकेट को फैलाना है दुनिया में। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, ताकि ये दुनिया में खेल ज़्यादा फैले, लोग ज़्यादा कंट्रीज़ को खेलें और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो। और एंटरटेनमेंट के लिए ये तो बेहतरीन फॉर्मेट है ही, लेकिन आई फील कि जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दे स्टिल एम्फसाइज ऑन टेस्ट क्रिकेट अ लॉट, और उसकी वजह से ही वो T20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर। अच्छा, आपने एक यूनिक बात की, इस तरफ मैं दोबारा आता हूँ। अज़हर भाई, इस दफ़ा 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे अज़हर भाई भी बता रहे हैं कि ये एक लार्जर स्केल पे इसको लेके जाया जा रहा है, कि ताकि मैक्सिमम टीमें भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और व्यूअरशिप भी ऑब्वियसली इसकी इनहैंस होगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप ट्रेडिशनली होता रहा है, उसमें 10 टीमें खेल रही होंगी, 12 टीमें खेल रही होंगी। तो अज़हर भाई ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि क्रिकेट को भी हमें वसी करने की ज़रूरत है, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और प्रीवियसली जब टेस्ट क्रिकेट की प्रीडोमिनेंस थी या ODI की प्रीडोमिनेंस थी, तो ज़्यादातर जो हमारी फॉर्मर कॉमनवेल्थ नेशंस होती थी वही क्रिकेट खेलती थी, जहाँ साहब का ब्रिटिश रूल।
तो अब इस तरह ऐसा किया जा रहा है कि जो ना सिर्फ उन नेशंस में क्रिकेट को फैलाया जा रहा है बल्कि उन नेशंस में भी क्रिकेट को फैलाया जा रहा है जहाँ पे पहले साबका दौर में क्रिकेट नहीं खेला गया, जिस तरह ओमान है या वो पार्टिसिपेट करें, पापुआ न्यू गिनी है वो पार्टिसिपेट करें, यूएस से पार्टिसिपेट करिए, कनाडा पार्टिसिपेट करिए, ये ऐसी टीम्स हैं। और इस T20 वर्ल्ड कप की खूबसूरती ये भी है कि इसमें हर कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन है, अफ्रीका से रिप्रेजेंटेशन है, यूरोप से रिप्रेजेंटेशन है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है, इंग्लैंड है, ये यूरोप से है, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा है, यूएसए है, एशिया से है, एशिया से तो है ही है 5-6 टीमें जो मेरे अफगानिस्तान, तो तमाम बड़े आज़म से पार्टिसिपेशन है। और ऐसा टूर्नामेंट, यूनिक किस्म का ये टूर्नामेंट हो रहा है कि पहले 10-12 टीमें होती थी, अब 20 टीमें हैं, तो इसकी जो रीच है उसको फैलाया जा रहा है। अच्छा अदर भाई, ये डिस्कशन दो हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा और शायद सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक रह जाएगा, और दूसरा जो आपने एक बात की कि पहले यही कहा जाता था कि जो टेस्ट प्लेयर है वो किसी भी फॉर्मेट में आके एडजस्ट हो सकता है, T20 प्लेयर वो नहीं बन सकता। जैसे आपने कहा कि आप T20 प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने ये, मेरा ये पॉइंट नहीं था कि जो मेरे ख्याल है कि अभी भी वही चीज़ है, टेस्ट का प्लेयर हमेशा चाहे वो बॉलर है चाहे बैटर है, बिल्कुल ठीक, वो T20 फॉर्मेट या वनडे फॉर्मेट में फिट हो सकता है, लेकिन T20 के सिर्फ T20 का स्पेशलिस्ट बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो वहाँ से जंप लगा के टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट कर जाते हैं। इंग्लैंड ने भी कई प्लेयर्स ट्राई किए, लेकिन उनमें से वही रहे जो बाकायदा तरीके से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे और उनकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है वो बेहतर थी। आप ये नहीं कर सकते कि यार टेस्ट में अगर आप सिर्फ अटैकिंग खेलेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, उसके पीछे बेस की ज़रूरत होती है, बेसिक गेम की जो टेक्निक है वो होने ज़रूरी है। तो आई थिंक येस देयर इज़ रूम फॉर एग्रेशन इन टेस्ट क्रिकेट, बट ऑल्सो आपकी जब तक टेक्निक प्योर आपकी सेट नहीं हुई तब तक बॉलर भी नहीं चलता, बैटर भी नहीं चलता। तो इतना आपने अगर देखा वो पाकिस्तान की वाइट बॉल 50 ओवर की परफॉर्मेंस इंडिया में जो रही है, उसमें हमने सबसे ज़्यादा लैक की कंसिस्टेंसी। बॉलिंग में क्या 3-4 अच्छे बॉल करके 2 लूज डिलीवरी, हमेशा 5वें 6ठे बॉल पे बाउंड्री लग रही थी। ऐसे ही तो इट मीन्स के लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम की जो है ना स्किल डेवलप नहीं हुई 4 ओवर से ऊपर बॉलर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, 5वां फील्डर जब दायरे के अंदर होता है उसको जब बैटर्स यूटिलाइज करते हैं तो आपकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन और लेंथ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं, स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन हमें साउथ कील के पास जाना पड़ा, बिल्कुल कम है कि वो है। तो आई मीन लॉन्गर फॉर्मेट्स जो हैं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई, आपकी 50 ओवर लिस्ट ए गेम्स हो गई, आप देख लें कि हमारे उन प्लेयर्स ने बहुत कम खेली हुई थी जी, तो उस वजह से उनके अगर हमारे स्पिनर्स के लिस्ट ए के फाइफर्स देख लें वो भी नहीं है, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि जब वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले उस फॉर्मेट में, वो सिर्फ इंटरनेशनल ही खेल रहे हैं, तो उनकी बेसिक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई हैं, जिसकी वजह से हमने वाइट बॉल 50 ओवर वर्ल्ड कप में बहुत स्ट्रगल किया। इसी तरह ही अब ये जा रहा है T20 में भी, आप देखें हमारी बॉलिंग नीचे आती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे लोग खेलते जा रहे हैं अपने हमारे बॉलर्स को यूज्ड टू होते जा रहे हैं। इजहार भाई, जिस तरह अजहर भाई भी बात कर रहे थे, एक एक्सेप्शनल हमें देखें तो एक्सेप्शनल केस हमें नज़र आता है डेविड वार्नर का, कि जो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला था और T20 शुरू में था और आते जाते सारे फॉर्मेट में छा गया। बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे मिलती हैं। अच्छा, ये हम अपनी टीम की तरफ भी अब आगे बढ़ते हैं, ओबियसली पूरा पाकिस्तान उन्हीं की तरफ देख रहा है, और इंग्लैंड में तो बहुत हमने क्वेश्चन भी किया और हमें बड़ी उम्मीद थी कि प्रिपरेशन अच्छी होगी। आप कैसे देखते हैं हमारी टीम की कम्बिनेशन को जो भी रिसेंटली परफॉर्मेंस आई? देखिए, हमारा जो कॉम्बिनेशन है एक ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं। पहले शाहीन को कैप्टन बनाया गया, जनवरी में उसको मौका दिया गया कि वो वाइट बॉल में T20 में पाकिस्तान को लीड करे। फिर नए चेयरमैन आए, नए चेयरमैन के आने के बाद बाबर को दोबारा से अनएक्सपेक्टेडली कैप्टन बनाया गया। तो उसके बाद से जो कॉम्बिनेशन है, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, चॉप एंड चेंज किया जा रहा है। कोई फिक्स नज़र नहीं आ रहा कि क्या हमारा हर सीरीज़ में हमने देखा है, ट्राई आउट किया, न्यूजीलैंड में और कॉम्बिनेशन के साथ गए, आयरलैंड में और किया और इंग्लैंड में और किया। इंग्लैंड में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हो रहा है, क्योंकि पहले जिस तरह पहले था कि बाबर और रिजवान ओपन करते थे, फिर उसको चेंज किया, फिर साइम को मौका दिया गया ओपन में, फिर बाद में अब साइम की जगह साइम को नहीं चला तो फिर उसके बाद बाबर रिजवान को दोबारा ओपनिंग के हवाले से दिया गया। मिडिल ऑर्डर में हमने देखा है कि वो जो टॉप है फ़खर को मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, हालांकि पहले वो मिडिल ऑर्डर में इतना नहीं फ्रीक्वेंटली खेले। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में अभी भी कन्फ्यूजन है कि किस तरह वो इतना अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करे। बॉलिंग में भी आपने देखा है कि ये भी अभी डिसाइडेड नहीं कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम जाएंगे या 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे।
जो रिसेंट मैचेस हुए हैं, इसमें आखिरी मैच हुआ उसमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए, जिसमें नसीम था, शाहीन थे, आमिर थे, या तो इस हवाले से काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में अभी तो जो सिचुएशन है इसमें यही फैसला करना चाहिए कि उस्मान को मौका देना चाहिए। उस्मान ने रिसेंटली जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दी, और अबरार को सरप्राइजिंगली, क्योंकि जो जिस तरह की कंडीशंस होंगे वेस्ट इंडीज़ में, खासतौर पर ज़्यादातर मैचेस हैं भी वेस्ट इंडीज़ में, 16 मैचेस यूएस में और 39 मैचेस, लेकिन उसके लिए सुपर 8 में जाना जरूरी है। तो उस हवाले से अबरार को मेरा ख्याल है ट्राई किया जाना चाहिए था, ताकि बैलेंस हमारा लाइनअप हो। बिल्कुल, वो मैंने क्वेश्चन भी किया था बाबर आजम से। अजहर भाई, आपके होने का फ़ायदा उठाएंगे, हमने एक एक पॉइंट अपने फैंस को बताना है कि क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सिलेक्शन पे हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन के क्राइटेरिया हमेशा आपसे भी मैंने बात की है, किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात करते हैं, वो हमारा डोमेस्टिक होना चाहिए, काज़म ट्रॉफी होना चाहिए। पहले तो PSL का जो मेरा मानना ये है कि जहाँ हमें बेनिफिट्स मिले, उसका ड्रॉबैक ये था कि हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया PSL बन गया। इस दफ़ा हमने क्या किया जी कि साडा PSL भी नहीं हैगा। इन्होंने उसामा मीर जो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसको नहीं सेलेक्ट किया, मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर था आपने उसको भी निगलेक्ट किया, और ये एक कंटिन्यूसली इंग्लैंड में बाकी भी जर्नलिस्ट थे हमारे साथ, और ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही थी कि ये सारी की सारी जो सिलेक्शन है, सारी तो नहीं ओबियसली, बट हमेशा टीम में 10-12 तो चले होते ही हैं, 3-4 ही ऐसे प्लेयर आते हैं जिस पे आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। इसी के साथ साथ अगर इमाद की बात करें, आमिर की बात करें, उस्मान खान की बात करें, हम इस पे अलहदा डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चनेबल है कि क्या टीम में होना चाहिए, नहीं चले, हम अगर एग्री भी करते हैं कि इनकी टीम में जगह बनती थी, बट तरीका गलत था, मेथड जो था वो सही अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, अब जो बच्चा डोमेस्टिक खेल रहा है वो किस माइंड के साथ खेलेगा कि मैं टीम में आ सकता हूँ। देखिए, एक तो जैसे आपने पहले बात की, एक तो बहुत प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा सोच ये पहले डेवलप होगी हुई है कि हम PSL खेलेंगे तो हमारा एक किस्म का शॉर्टकट टू द पाकिस्तान टीम हो जाएगा, वरना हम यहाँ पे हज़ार स्कोर भी करते हैं या विकटें भी लेते हैं डोमेस्टिक में, तो वो उनको ज़्यादा PSL के प्लेयर्स परफॉर्मर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अभी भी अगर देखें तो PSL की मेजॉरिटी देखें तो इमाद PSL में परफॉर्म करके वापस आए, आमिर, हारिस रऊफ, कहा यह जाता है कि हारिस रऊफ क्योंकि इंजर्ड हो गए थे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। हालांकि जमान खान पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, अब्बास अफरीदी पे किया हुआ था, मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया था, वो वसीम जूनियर पे आपने 3 साल इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। तो ये मुझे ये समझ नहीं आती सम टाइम कि हम क्यों बैक ऑफ कर जाते हैं उन प्लेयर्स से जो आपने 2-3 साल लगाए हैं जिनको बनाने के लिए। आई फील कि अब उनका कैरियर बहुत सेटबैक, बहुत मेंटली स्ट्रांग होंगे तो वो कम बैक करेंगे उस तरीके से, लेकिन अब उनको एक सेटबैक मिल गया अगेन फिर कि जो प्लेयर वही प्लेयर आके डोमेस्टिक में खेलते हैं और वो कहते हैं कि यार हम इधर परफॉर्म करें, उनको वहाँ पे वो जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं रहती फिर उसको कि यार मैं PSL का वेट करूं, PSL में जाऊं, वहां परफॉर्म करूं। तो आई फील कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। डोमेस्टिक इज़ योर मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया किसी भी कंट्री का। आपने अगर किसी को वापस भी लाना है तो आपको वो डोमेस्टिक में डालना चाहिए उनको, या उनको पहले से कर। लेकिन बदकिस्मती पिछले 6-8 महीने में ये रही है कि ना कंट्री हमारी सेटल रही है, पॉलिटिकल आपने सिचुएशन देखी, उसी तरह ही हमारा जारी बात है हमारा इफेक्ट करता है क्रिकेट बोर्ड भी। जैसे अनरेस्ट पॉलिटिक्स में रहेगा उसी तरह ही फिर अनरेस्ट नहीं। अच्छा अजहर भाई उसमें उस वजह से सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो उसमें मसला ये हुआ कि कोई भी सर्टन नहीं था कि कौन सी सिलेक्शन कमेटी होएगी, कौन कप्तान होगा, कौन चेयरमैन होगा। सो इसके अंदर इस सारे खिचड़ी के अंदर आपकी टीम फंसी रही है। तो जिसकी वजह से एकदम से PSL हुई, जहाँ जहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स नज़र आ रहे थे उन्होंने प्लेयर्स लिए। तो आई कैन फील लिटिल बिट इन दैट वे भी कि यार इतनी अनरेस्ट में चीज़ें थी कि इन दी एंड आके ये डिसीजंस हुए। लेकिन आई फील कि आपको कहीं ना कहीं आपको सेटल करना पड़ेगा यार कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पाकिस्तान की सिलेक्शन का। जब तक कंसिस्टेंसी उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं होगी तो प्लेयर्स जो है वो इसी तरह फिर वो कहते हैं ना यार प्लेयर्स बड़े डरे रहते हैं, तो वो डरा रहना उनका फिर जस्टिफाई होता है। नहीं तो अदर भाई इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आप ठीक कह रहे हैं, कंट्री की जो टर्बुलेंस है, सिचुएशन है, वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, सब मानते हैं। बट एक अगर आप देखें चेयरमैन भी चेंज होते रहे, सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती थी, बाबर चेंज नहीं हुआ। बाबर को 4 साल का फेयर रन मिला और अभी भी दोबारा बाबर को बुलाने के पीछे जो लॉजिक थी, ये रीज़न जो थी, मेरी काफ़ी मैनेजमेंट के लोगों से बात हुई। एक तो लगता ही है ना पॉपुलर डिसीजन था, अवाम ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि बाबर को कैप्टन बनाया। दूसरा उनके रीज़न ये था कि बाबर को सब पता है प्लेयरों का, हमें कोई ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी।
तो बाबर पे ये ऑनस नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि उसने सारे लड़के जो 4 साल में जितने भी थे ये सब उसके हाथ से निकले हैं और उसको, और जितना वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन बना दिया गया था खासतौर पे रमीज़ भाई के दौर में, तो उनको सारी अथॉरिटी दे दी गई, अभी भी काफ़ी उनके पास है, तो वो तो अपनी मर्जी के लड़के ला सकता था और कर सकता था। फिर उसको डिस्पाइट ऑफ इट अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मैंने पास में भी ये बोला है कि जो बाबर की बैटिंग की क्वालिटीज़ है ना वो बहुत अमेजिंग जी। जिसको कहते हैं कि मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं शायद पाकिस्तान का उसको बैटिंग का सबसे बड़ा ब्रांड समझता हूँ, बल्कि क्रिकेट का भी बनता जा रहा है पाकिस्तान जी। लेकिन जो कैप्टनसी में लैकिंग रही है उसकी, एक तो डिसीजन मेकिंग ऑन द ग्राउंड, जिस तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि वो ही इज़ अ पुअर कैप्टन, बट जिस तरीके से जितनी अरसा, मेरा चौथा वर्ल्ड कप है, किसी भी शायद कप्तान को पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने वर्ल्ड कप्स नहीं मिले, तो इट मीन्स कि उसको ड्यूरेशन काफ़ी मिला इम्प्रूव करने का, वरना साल 1.5 साल बाद जो है वो कप्तान हट जाते हैं। जब वो कप्तान बनने लगते हैं तो वो समझ लो कि उनका आखिरी टाइम शुरू हो जाता है। ऐसे ही तो इस बाबर को लकीली इसकी फैन बेस है और विच इज़ राइटली सो, सब प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा बैकिंग मिलती है, विच इज़ फाइन, और इसका उसको फ़ायदा होना चाहिए था। अभी तक उसने उस चीज़ का उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया, और आई थिंक ये टीम बनाने तक की जो सिचुएशन है ना, वो बाबर से उस तरह टीम नहीं बनी, बैकअप नहीं बना। टीम तो उसने बनाई, जारी बात है, सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो इस टाइम सिलेक्टेड हैं, ये नहीं कह रहे कि ये प्लेयर गलत टीम के अंदर सिलेक्ट हुए, लेकिन कई दफ़ा आप कंटिन्यूसली किसी प्लेयर को खिलाते रहते हैं ना जो आउट ऑफ फॉर्म हो, कि यार ये करेगा, ये मेरा मैच विनर है, जो भी है, वो उसके लिए भी नुकसान हो रहा है। और जिसकी इवन फॉर्म लगी हो उसको ना खिलाना, ये भी उतनी बड़ी जाती है। तो आई थिंक बाबर ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया बैकिंग का जितनी उसको मिली, और अब ये लास्ट तो नहीं कहेंगे, अगला वर्ल्ड कप भी उससे तो वही कप्तान हो, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इसको दोबारा मिली है। होपफुली जो गलतियां पास में हुई उसको रेक्टिफाई करके पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना, किस्मत एंड पे फाइनल सेमीफाइनल में आगे बिल्कुल ऐसे ही। और हम थोड़ी बात कर रहे थे डिस्कशन टीम के हवाले से, क्रिटिसिज्म ओबियसली सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारे अभी कोशिश है कि तमाम वो चीज़ें डिस्कस करें जो दुनिया देख रही है। और मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया है कि डिस्कशन टीम पे नहीं करनी 1 महीना, बट हमारा काम है, हम फिर भी करेंगे, मजबूरी है। 2 सिलेक्शन के ऊपर बहुत तनकीद हुई अभी इंग्लैंड की सीरीज़ के अगेंस्ट भी। एक आज़म खान के ऊपर कि शायद वो इंटरनेशनल कमोडिटी नहीं है, उसका स्किल लेवल वो नहीं है, फिटनेस लेवल वो नहीं है, और दूसरा शादाब, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा मैच विनर पाकिस्तान का रहा है, इस तरह हसन अली भी रहा है, बट जब किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं होती तो ये कोई इसमें ना नाराज़गी होनी चाहिए, ना कोई दोस्ती यारी पे बात आनी चाहिए। आप उसको रेस्ट दें, बिठाएं, आपके 15 का स्क्वाड है, अगर दूसरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है चांस दें, अपॉर्चुनिटी दें, वो करता है उसको टीम, ये पाकिस्तान की टीम है। और यही सारे फैंस भी बात कर रहे थे। इन 2 इंक्लूजन को कैसे देखते हो जो कंसिस्टेंट बेसिस पे खिलाया जा रहा है? देखिए, मैं खुद इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि जब टीम गई है तो उसको सपोर्ट करें, लेकिन ये जब हम बात करते हैं नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से बात करेंगे टीम को भी उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो जैसे आपने कहा कि किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं है तो वो उस प्लेयर के साथ भी समटाइम आप उसको थोड़ा सा, शायद आप टीम से बाहर ना, स्क्वाड से बाहर ना करो, टीम प्लेइंग 11 से तो आप बाहर कर सकते हो। हाँ। आपको थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में क्रिकेट को देखने का मौका मिलेगा, शायद उसकी जगह जो खेले उसको वो देखेगा वो क्या सही या गलत कर रहा है, तो वो अपने आपको बाहर से देख के बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। जब आप खुद ही खेल रहे होते हैं, आप जो मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं, आपको उतना रियलाइजेशन नहीं हो रही होती कि क्या मेरे से गलती हो रही है। तो आई थिंक जैसे हारिस रऊफ की मिसाल, अभी तो 2 मैच ही हुए हैं उनको वापस, लेकिन उनकी बॉलिंग में एक स्पार्क दोबारा से नज़र आई है। एक तो वो हंगर दोबारा से कि मैंने कम बैक करना आफ्टर इंजरी, और फिर क्रिकेट को उन्होंने बाहर से देखा कि क्या यार, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या दूसरा अच्छा कर रहा है, या बाहर से क्रिकेट देके बहुत एडवांटेज होता है। लेकिन बात ये कि आज़म खान, मैं ख़ुद बहुत उसका, जब PSL में उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में आपको पता है पावर हिटिंग का, इवन के पावर हिटर आए भी हैं, लेकिन वो एक 1 डायमेंशनल पावर हिटर है कि जी बस टांग की तरफ हिट मारनी है उन्होंने, या मतलब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे। लेकिन आज़म ने PSL में ऐसा दिखाया कि वो हर पिच के चारों तरफ शॉट्स लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी PSL फिर इतनी हाई लेवल की है, क्या हम उसका स्टैंडर्ड ऐसा है कि यार हम उससे PSL से प्लेयर उठा के खिला सकें? तो थोड़ा सा क्वेश्चन अब इस तरफ भी आना शुरू हो गया है कि या हमें पहले PSL बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की मिल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो बहुत अगर आप देखें तो ड्राफ्ट के अंदर भी इतने बड़े नाम नहीं आपको आ रहे, बिल्कुल ऐसे ही। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि PSL का स्टैंडर्ड भी ऐसा हो रहा है जिसमें प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़ा सा डिसीविंग लग रहा है हमें शायद। तो आई थिंक कि वो देखने की भी ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक कि आज़म
डिजर्व्ड अ चांस इन इंटरनेशनल, लेकिन फिटनेस जो जिस प्लेयर की फिटनेस नहीं होगी ना उसको परफॉर्म करना ही करना है। ऐसे ही ठीक है, ये मैंने अपने जब मैं क्रिकेट खेल भी रहा था, जितने प्लेयर्स जो थोड़ा सा फिटनेस में लैग करते थे ना, और सीनियर प्लेयर उनको यही बोलते थे, भाई जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो लोग नहीं बोलेंगे। जैसे ही आपकी फॉर्म ख़राब हुई, वो उनको ये एडवाइस करते थे अपनी फिटनेस पे काम कर लो क्योंकि इन दी एंड जब आपने परफॉर्म नहीं करना ना, उंगली आप पे उठनी और तो फंडामेंटल I को think तो नहीं छोड़ा ये जा तो सकता। आजम को चाहिए था। हाँ। सारे प्लेयर सब ने मशवरा दिया होगा, सब बड़ों ने भी मशवरा दिया होगा, यार ठीक है आप बिल्कुल स्लिम नहीं हो सकते या बिल्कुल ऐसे टॉप फिटनेस में नहीं आ सकते, लेकिन अपने आप को कुछ तो और मौका हमने दो। देखा कि लैप्सेस उनके कैचिंग में भी नजर आ रहे हैं। स्लो fielding, आपको स्लो कर Agility, देता है ना हाँ जी, वो। बिल्कुल तो ऐसी है। आपने जारी बात है कीपिंग ही करनी है, कीपिंग के अलावा आपकी साइड में मुश्किल है जगह। हाँ। तो अगर आप कीपिंग में लैप्सेस करेंगे, वर्ल्ड T20 खेलने जा रहे हैं, आप पे क्रिटिसिज्म होगा। अब आप उसको मैं वैसे आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं यूके में था और गोरे इसकी फिटनेस के ऊपर लाफ्टर देते थे। दे वर कंटिन्यूसली लाफिंग ऑन हिम। तो ये हमने कहीं खुद ब खुद भी देखना है, एज ए प्लेयर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बात हो रही है, जिस पे आपकी तनकीद क्या आपके ऊपर इवन मजाक बन रहा है, तो एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए बॉडी शेमिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि नहीं, वो मतलब जब लैप्सेस होते हैं ना, तो वो उसकी वजह से फिर वो आगे से इसको फन के तौर पे डिमांड लेते हैं। है क्रिकेट की। अब हाँ, आप वो ये तो है। नहीं कह सकते कि यार कोई बंदा फिट नहीं है उसको आप कहेंगे नहीं कोई मसला नहीं है। आपको काम करना चाहिए था, आपके पास ऑप्शन थे। अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, अगर आपने सिर्फ लीग्स के लिए रहना है तो यूर फाइन। ये तो उसने खुद लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो किधर जाना चाह रहा है। इज़हार भाई, पाकिस्तानी टीम जो ऑब्वियसली दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड हमेशा माना जाता है, और T20 में तो हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या इस टीम में 3 कीपर की जगह बनती है? उस्मान भी खेल रहे हैं, रिजवान भी खेल रहे हैं, और रिजवान दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कीपर भी माना जाता है। वो स्लिप में या कहीं और हमें नज़र आते हैं, और आज़म जब कीपिंग कर रहे हैं। और इसी तरह फिर सलमान अली आगा के हवाले से भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आपसे भी बाद में जानते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जिसके पास यूटिलिटी है, फील्डर बड़ा अच्छा है, बॉलिंग 1-2 ओवर कर सकता है, बैटिंग में भी उसके पास तमाम स्किल्स हैं। तो ये 2-3 सिलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जो बैलेंस है स्क्वाड में वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे आपने 4-5 फास्ट बॉलर्स आपने रखे हुए हैं स्क्वाड में, जबकि जिस तरह आप खेलने जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास शाहीन है, आमिर है, नसीम है, हारिस है, फिर अब्बास भी है। आपने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं। जो स्पिनर आपके पास अमाद है, शादाब है और अबरार है, जबकि शादाब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह बैट्समैन में भी जब आप आते हैं तो आपने ओपनर ज़्यादा आपका है, तो आपका एक तो फास्ट पेस है भी आपका स्क्वाड है, दूसरा आपके ओपनर ज़्यादा रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं आ रहा आपको स्क्वाड में नज़र। तो वही जिस तरह पहले बात हो रही थी कि PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने ज़्यादातर लोगों को इंडक्ट किया हुआ है, तो इस हवाले से अब जो आ गया स्क्वाड, उस हवाले से आपने अभी भी अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा बैलेंस अपनी स्क्वाड टीम में लेके आ सकते हैं। कि जो आपके जिस तरह शादाब के बारे में बात हो रही है, अगर आप शादाब को आप कंसिस्टेंटली मौका दे रहे हैं, अगर परफॉर्म नहीं करे तो इससे एक बड़ा गलत सिग्नल जाता है कि एक तो मैं अगर जो बंदा टीम में आ गया है वो जिस तरह की मर्जी भी परफॉर्मेंस दे, उसको ड्रॉप नहीं किया जाए जी। तो ये और जो पीछे रिप्लेसमेंट में बैठा हुआ है उसको लिए भी ये फैक्टर नज़र आ रहा है कि यार मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, तो इससे जो कंपटीशन फॉर प्लेसेस है वो नहीं रहता। जहाँ आज़म की बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह T20 क्रिकेट है वो एक जो ट्रेडिशनल क्रिकेट थी, टेस्ट क्रिकेट थी या ODI थी, उससे थोड़ी डिफरेंट है, एक अनऑर्थोडॉक्स रिसेंटली इन्वेंशन है। तो इसमें जहाँ कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस उस तरह की टॉप नॉच नहीं भी है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे रहीम कॉर्नवल है, वेस्ट इंडीज से खेलता रहा है, शहजाद खेलता रहा है, गेल भी जब अपने लेटर हाफ ऑफ द करियर में आ गया था उसकी भी इतनी अच्छी फिटनेस नहीं थी, लेकिन वो परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली अपनी टीम के लिए करते थे। तो अजहर भाई ने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप फिटनेस पे लैग करो तो आपने परफॉर्मेंस देनी है, और आज़म फिटनेस की वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और आज़म के लिए भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, उस तरह की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्टेज पर उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। और वही बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट ये लगता है बीइंग अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के जिस तरह के उनके पास टैलेंट है, जिस तरह की उनके पास शॉट्स है, उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को रेप्लिकेट करना है तो उन्हें अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इस पर भी हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि क्या ये बात की जाती है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जाती है, लड़कों को उनके जगह नंबर पे उनको चांस नहीं दिया जाता, और क्या जब दिया जाता है तो लड़के भी उसको ग्रैब नहीं करते अपॉर्चुनिटी को। इस पे डिटेल में बात करते हैं, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी स्क्वाड और वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई, आप जब कोई टीम सेलेक्ट करते हैं, स्क्वाड की सिलेक्शन करते हैं, तो ओबियसली आप अपने बैलेंस को देखते हैं।
उसमें आप कोशिश करते हैं कि आपके ओपनर इतने होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना है, फिर ऑलराउंडर की आप स्लॉट को फिल करते हो और फिर आप फास्ट बॉलर या स्पिनर के ऑप्शन को देखते हो। सबसे पहले मैंने जिस तरह कहा कि हर एस्पेक्ट पे बात करना चाहेंगे। ओपनर की बात करें तो हमने 4-5 ओपनर को इकट्ठा कर लिया। उसमें उस्मान भी है, उसमें बाबर भी है, उसमें रिजवान भी आ जाता है, फ़खर भी है और साइम भी है। अब जैसे मैंने कीपर की बात की कि पाकिस्तानी टीम में मेरा मानना ये है कि शायद दुनिया की किसी टीम में 3 कीपर नहीं स्क्वाड में आते। श्रीलंका के अलावा, श्रीलंका में मुझे ऐसा लगता है जो भी बैट्समैन खेल रहा है वो कीपर कर लेता है, लेकिन वो तो खैर एक डिफरेंट स्टोरी है, नेचुरल है। हाँ जी, बट ये पाकिस्तानी टीम में ऐसा नहीं बनता कि आप इस तरह डालें। अगर ओपनर की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पहले हुआ बाबर रिजवान पे 3-4 साल। हमने उनसे देखा भी कि टाइटल पाकिस्तानी जीत पाया, बट बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस उनकी तो थी और हमने विक्ट्रीज़ भी हासिल की। अब इसमें अगेन 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनके जो स्ट्राइक रेट का जो इशू है, उसमें जो मैंने अक्सर अपने शो में बात भी करता हूँ कि एवरेज टोटल पाकिस्तान का 156 था। अगर ये पावर प्ले में कोई एक आउट होता है या दोनों आउट होते हैं तो कोई बड़ा टोटल नहीं हम बना पाते, और अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तब भी हमारा टोटल 153 तक जाता है। यानी कि जो डिफरेंस है वो 3-4 रन्स का है, अगर ये आउट हो या ना हो। अच्छा, उसमें फिर कुछ प्लेयर से भी मेरी बात हुई, जो इसमें आप खुशदिल भी आता है, आसिफ अली भी है, हैदर अली भी आ जाते हैं। आसिफ अली मतलब 4-5 लड़के हैं। अब इनका मानना ये है कि 80-85 जो बॉल्स हैं 120 में से ये लोग कंज्यूम करते हैं। तो हमें जब मैसेज ये डगआउट में मिलता है कि जी आपने, या इफ्तिखार भी मेन प्लेयर आपका आता है, 8 बॉलों पे आपने 30 करके हैं, 35 करके, तो इंटरनेशनल को आपको पता है कि स्टैंडर्ड पे ये बहुत मुश्किल है। तो ये एक तो ओपोनेंट का बताइए इतने डालना, और ये जो माइंड सेट है कि सारा बर्डन नीचे जाके दे देना, आगे जी करके दिखाएं। इवन आजम पे भी अब उस तरह की चीज़ आ रही है, तो ये कैसे आप उससे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, आपके सवालों को 2 से, एक तो बाबर रिजवान की जो कंसिस्टेंसी है वो अनमैचेबल है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बाकी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए, कई दफ़ा आपको लगता है पावर प्ले में रन्स भी ठीक हो रहे हैं, इन दी एंड उनका स्ट्राइक रेट अगर आप दुनिया के प्लेयरों से निकाल के देखें तो जब उनकी इनिंग्स एंड होती है तो वो भी ठीक, इतना बुरा नहीं, इतना नहीं भाई, वो तो 125-30 पे जाता है। हाँ, मतलब 130-100 आप गए जी, एवरेज मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी, मेरा ख्याल मानना ये है कि जब बटलर या उस लिहाज के जितने प्लेयर्स हैं, जब वो उतनी देर खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस होता है। वो तब इनकी एवरेज के पास वो तब होता है जब इनका तकरीबन 131, 132 है, उनका 135, 134 है। वो कहते हैं दो रन्स का तो फ़र्क है, लेकिन जिस दिन वो रन्स करते हैं तो उनका वो स्ट्राइक रेट शूट करता है ऊपर। अगर हम रिसेंट मैं एग्जांपल ऐड करूं, ये भी इंग्लैंड की सीरीज में उनके हर प्लेयर का 180 प्लस था। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जहाँ पे वो स्कोर करते हैं ना, तो वो अपना स्ट्राइक रेट ले जाते हैं ऊपर। अब वो कई दफ़ा आप जब जल्दी आउट होते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं होता, तो इन दी एंड एवरेज निकल के आती है आपके पास, लेकिन इन जितनी कंसिस्टेंसी तो किसी प्लेयर की नहीं है। इनकी एवरेजेस किसी के, कोई भी शायद रिजवान के तो बहुत ही ऊपर है अभी फ़िलहाल। तो एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो इनका स्ट्राइक रेट इन दी एंड कम इसलिए लगता है कि हर मैच में 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं जी, ठीक है। कई प्लेयर होते हैं कि वो जिस मैच में स्कोर कर रहे हैं तो वो 150, 170 पे ले गए हैं अपना स्ट्राइक रेट, तो वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो जाती है जी। और अगर आप 130 के स्ट्राइक रेट से 70 कर रहे हैं 134 के, तो इट मीन्स कि आपने इतने बॉल खेल लिए सिर्फ 130 के स्ट्राइक रेट से जी। तो आप ये कंपैरिजन, अगर आप वही बॉल 25 बॉल खेल रहे हैं, वही अगर आप 50 बॉल खेल रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट और ऊपर होना चाहिए। तो बिटवीन 6 and 13 ओवर्स, जो 14 ओवर्स है ना, जब ये बैटिंग करते हैं तो ये तब एक्सेलरेट उस तरीके से नहीं करते। पावर प्ले में चलें 50 का 45 हो गया, 55 का 50 हो गया, मैनेजेबल है 5 रन। लेकिन जो बीच में 3-4 ओवर ये पावर प्ले के बाद इकट्ठे खेल रहे हो तो खेलते हैं ना, उसमें जो स्कोरिंग रेट है ना वो तेज़ होना चाहिए, जबकि आपकी विकेट नहीं गिरी हुई। बिल्कुल ठीक। तो वो वहाँ पे आपका लैग करता है और फिर एकदम प्रेशर पड़ता है मिडिल ऑर्डर पे। तो अपनी इनकी कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन है, ये इंडियन स्कोर भी 80 कर जाता है, ये 100 कर जाता है, लेकिन फिर बाकी प्लेयरों को वो चांस नहीं मिलता अपनी इनिंग बिल्ड करने का, उनको आते ही हिट मारने। सर भाई, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लड़कों का बहुत मानना है, जिसमें हम पहले पास में देखें तो उसमें अहमद शहजाद भी आता है, उमर अकमल भी आता है, ये आप भी ऑब्वियसली आपकी कप्तानी में भी खेले हैं लड़के, ये यार कहते थे हमारे नंबरों पे खिलाया नहीं गया। बाबर की एग्जांपल मैं खुद देखता हूँ कि जिस तरह मिकी आर्थर और सैफी भाई ने उनको खिलाया नंबर 3 पे, आपका नंबर भी था वो भी लिया गया, हफीज़ भी आते थे वो भी नंबर उस टाइम में बाबर को दिया गया, तो बाबर को बनाया गया। अब उस्मान खान की अगर बात करें तो वो बच्चा यूं ही छोड़ के आया, उसको नंबर 4 पे खिलाया गया, और लास्ट जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीता था उसमें भी उसने बड़े तेज़ 31-32 रन बनाए थे, बट उसके बाद फिर उस पर हमने देखा कि फ़खर भी आया और साइम को भी चांस दिया गया, उसको चांस नहीं दिया गया।
और अभी भी लास्ट मैच में वो हाईएस्ट रन गेटर था, 38 बनाया। एक तो उस लड़के को कैसे देखते हैं और ओपनिंग में आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? देखिए उस्मान ने बड़ा इम्प्रेसिव पीएसएल खेला इस साल भी, पहले भी जब भी वो खेलता है वो बड़ा इम्प्रेसिव रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक कंट्री की वो ऑप्शन छोड़ के वो आया, तो स्ट्रेट अवे मुझे तो लगा पहले 2-3 मैच तो वो उस प्रेशर में भी रहा है पहले कि यार मैं एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के आया हूँ, वो पता नहीं यहाँ क्या होता है। और पाकिस्तान का सबको पता है कि 2-3 चांसों के बाद हो सकता है आपको चांस ही ना मिले। बिल्कुल। लेकिन ही केम बैक, मतलब लास्ट T20 न्यूजीलैंड का भी देख लें या ये इंग्लैंड के, बड़ा टफ था इसके लिए। एक एशियन प्लेयर के लिए ओवल की पिच का जैसा बाउंस और प्लेयर्स आउट हो रहे थे उसके राउंड, तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, कुड हैव गॉन फर्दर, बट एक इम्प्रेसिव, एक यंगस्टर की तरफ से बड़ी इम्प्रेसिव थी। बात यही है कि हमारा मसला हमेशा पिछले 3-4 सालों में ये जी मिडिल ऑर्डर, लेकिन वही बात है ना कि मिडिल ऑर्डर को आप डेवलप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, चांसेस कैसे दे रहे हैं। और अगर यही होता रहेगा कि हमने इस दफ़ा भी जो सिलेक्शन की बात भी हुई है, हमने बैकअप ओपनर्स का तो बैकअप रख लिया जो ऑलरेडी हमारे 4 टीम में खेल रहे होते हैं जी, जो कोई भी नीचे से ऊपर ओपन कर सकता है जाके, ऐसे ही। लेकिन हमने अगर आज़म और इफ्तिखार को कुछ हो जाता है या उनकी फॉर्म नहीं होती तो उनकी जगह कोई बंदा नहीं है जो पीछे से रिप्लेस करे उनको। तो दैट इज़ वेयर आई फील के जिसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं उसी में हमने बैकअप भी रखा हुआ है। हाँ। लेकिन जिसमें हमारे पास बैकअप नहीं है और जिसमें हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसमें हमारे पास बैकअप कोई नहीं है। अज़हर भाई आपको भी शामिल करते हैं। हम ओपनिंग का तो बड़ा रोना रोते हैं, मिडिल ऑर्डर का भी मसला ओडीआई में भी रहा और हम देख रहे हैं T20 में भी है। हम सबसे एक मेन प्लेयर हमें इफ्तिखार ही नज़र आता है, बट इफ्तिखार से ऊपर हमें नज़र आता है शादाब बैटिंग करने आए थे। इफ्तिखार की भी अगर मैं पूरे 1.5-2 साल के स्टैट्स देख रहा था, मैच विनिंग बहुत कम है। आल दो के वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बट उसकी मैच विनिंग, उसकी भी इनिंग्स उस तरह की फिनिशर के रोल में वो भी अभी ऐसा डेवलप नहीं हो पाए। एक मैं इसमें एक ऐड करूँ फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। इफ्तिखार को हमने समझ लिया कि 3 ओवर लास्ट में खिलाना है। हाँ जी, ये भी ठीक है, एक बहुत बड़ा उसके साथ भी एक इनजस्टिस है जी। ऑल्दो कि मैंने इसीलिए कहा शदाब को वो बहुत अच्छा नहीं खेलता, लेकिन उसको भी 10 ओवर मिले ना, उसको अगर आप 7वें अब समझ नहीं आती, वो 7वें 8वें नंबर तक ले जाते हैं उसको जी। तो वो एक प्लेयर है जो इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुका हुआ है, उसको आप दें, उसको खेलने दें। वो बैट्समैन है, वो तो नहीं है कि उसने सिर्फ जाके बस हिट और वो सारे उससे पहले बैटिंग करने आते हैं, ये भी एक जस्टिफाइड बात है जी। आप कहना चाहिए। देखिए, इसमें आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो हमारा स्क्वाड सिलेक्शन है उसमें ओपनर बहुत ज़्यादा हमने स्टैक किए हुए हैं, लेकिन इसमें जो बैक ऑफ द हेड जो जिस रीज़न पे ये सारा सिलेक्शन की जा रही है ज़्यादा ओपनर्स है, उसमें देखें जो हमारा PSL थे उसके जो टॉप 4 स्कोरर्स थे उनमें साइम था, उस्मान था, बाबर था, तो ये रिजवान थे, ये 4। एक तो ये 4 हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में हमें कोई कंसिस्टेंटली इतना परफॉर्म नहीं करा, इवन डोमेस्टिक में भी सलमान एक ऑप्शन थी जिसको आप ट्राई कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में जो इमाद है उसको अभी भी आप एज अ बैट्समैन उसकी यूटिलिटी उससे पूरा नहीं एक्सट्रैक्ट करे। बॉलिंग में तो आपने उसने रिटर्न किया और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, हालांकि वो भी हम इस पर भी डिबेट होती है कि शायद इनसे ओपनिंग करानी चाहिए, लेकिन वो एक अंडररेटेड बैट्समैन है। उनमें हमने देखा है, माजी में भी देखा है कि वो फिनिशर का रोल बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए। और इरफान न्याजी को भी जिस तरह वो हमने देखा है कराची किंग्स के लिए PSL में एक अच्छा लोअर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस देते थे, उन्हें भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और रात 11 बजे भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे और उसमें हम जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। अज़हर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। आपसे रात को 11 बजे दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।